समुद्र की गहराइयों में मौजूद कुछ ऐसी शार्क्स जिनका आईक्यू लेवल काफी तेज हो गया था। किसी गलत एक्सपेरिमेंट के कारण उनकी सोचने समझने की क्षमता इंसानों जैसी हो जाती है और अब वो इतने म्यूटेट हो गए होते हैं कि इंसानों की बोलने की भाषा समझ जाते हैं। तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 3 शार्क्स को दिखाते हुए जो नॉर्मल शार्क से कई ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही थी। वो एक अजीब तरीके के टापू की तरफ जाती है जो समुद्र के बीचों बीच था। ये बात तो क्लियर थी कि वो तीनों शार्क बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उनके बनावट में बहुत ही ज्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे थे और लग रहा है कि वो बुल शार्क किसी बड़ी तबाही के चक्कर में मौजूद है। हमें तो अब डॉक्टर एमा दिखाई जाती है जो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी। वो समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक फिशिंग यार्ड के बारे में बता रही थी कि कैसे कुछ समय पहले ये व्यापारियों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने के कारण सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो मछलियाँ पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। एक्चुअल में एमा अपने फादर की रिसर्च लेबोरेटरी चलाती थी और वो उन्हीं के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आई है। एमा के साथ उसका एक साथी शॉ होता है जो उसके फादर का दोस्त था। दोनों फिलहाल डाइविंग सूट पहन लेते हैं और पानी के अंदर जंप लगाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एमा जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन अपने फादर की रिसर्च के लिए जमा करना चाहती थी। अब थोड़े ही देर में एक ग्रेट व्हाइट शार्क उसके सामने आती है। एमा बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है उस ग्रेट व्हाइट शार्क का बिहेवियर काफी अजीब होता जा रहा है। एमा और शॉ तुरंत ही ग्रेट व्हाइट शार्क की तरफ जाकर उसे देख रहे होते हैं। वो नोटिस कर पा रहे थे कि इस शार्क के बॉडी पर कई सारे काटे जाने के निशान हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरी प्रजाति की शार्क ने हमला किया है। अब एमा उसे टच करके कंफर्टेबल फील करा ही रही थी, तभी वो शार्क एकदम एग्रेसिव हो गई। उसने तो एमा को धक्का दिया और एक चट्टान से लड़ा दिया। बेचारी एमा के हाथ पर चोट लगती है और खून भी निकलने लगा। शॉ तुरंत ही एमा को पकड़कर ऊपर लेकर आता है क्योंकि पानी में खून निकलना मतलब और भी शार्क्स अट्रैक्ट हो जाएंगी। अब एमा भी नहीं समझ पाती कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने इतने साल शार्क के बिहेवियर को समझने में लगा दिया है, लेकिन ये ग्रेट व्हाइट शार्क ने उस पर हमला क्यों किया ये उसे समझ नहीं रहा था। एक्चुअल में शॉ यहाँ एमा की प्रोटेक्शन के लिए आया था उसके फादर के कहने पर, यानी वो उसके रिसर्च में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। फिलहाल वो दोनों अपनी बाकी टीम मेंबर्स के पास चले जाते हैं जिसमें से एक टेक्नीशियन था और उसका नाम स्पेंसर होता है। मिया नाम की एक डिजिटल वैज्ञानिक भी थी जिसे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते थे। उसने तो कई दिनों की मेहनत के बाद एक ऐसा रडार सिस्टम बनाया होता है जो कुछ किलोमीटर के दायरे में पानी के अंदर मौजूद हर एक जलजीवी जानवर की इंफॉर्मेशन उन्हें देता रहेगा, वो भी विजुअल फॉर्मेट में। यानी इससे वो नजर रख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जानवर हैं। डॉक्टर रहमा और शॉ ये टेक्नोलॉजी देखकर काफी खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी टीम सबसे बेस्ट है किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए, पर कहते हैं कि मुसीबतें बताकर नहीं आती। अब समुद्र में मौजूद एक छोटी सी शिप के ऊपर हमें डॉक्टर रिचर्ड दिखाए गए। वो एक जेनेटिक कंपनी के लिए काम करते थे और अभी भी उनके मिशन पर ही निकले होते हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि उन्हें एक शार्क मिली होती है। ये शार्क एक बुल शार्क थी जिसकी पूरी बनावट एकदम अजीब होती है। फिलहाल तो ये मर गई थी लेकिन इसके पूरे बॉडी पार्ट अभी भी काम के लायक हैं। रिचर्ड ये नहीं समझता कि कौन से एक्सपेरिमेंट इन शार्क के ऊपर किए गए हैं जिससे कि इनकी पूरी बनावट चेंज हो रही है, और अगर ऐसी बुल शार्क पानी में मौजूद है तो इसके जैसे कई और भी होगी। यानी कि डॉक्टर रिचर्ड उन्हीं 3 म्यूटेटेड शार्क्स के बारे में बात कर रहे थे जो कहानी की शुरुआत में चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और एक्चुअल बात होती है कि वो तीनों शार्क जो म्यूटेटेड हैं वो इसी मरी हुई बड़ी शार्क के बच्चे हैं और हो सकता है कि वो इससे भी ज्यादा म्यूटेटेड पैदा हुए हों। हमें तो अब उस फिशिंग यार्ड पर कुछ ही लोग दिखाए जाते हैं जो डॉक्टर एमा की टीम की देख रेख करते थे। कुछ समय तक तो उनकी रिसर्च चलती रही और फिर बाद में एक छोटी सी बोट उनकी तरफ आती है। पता चला कि ये डॉक्टर रिचर्ड ही होते हैं। वो नीचे उतरकर एमा को गले लगा ले रहे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। डॉक्टर रिचर्ड की भी टीम आराम करने लग जाती है और अब वो एमा के सारे दोस्तों से मिल रहा था। डॉक्टर रिची अब सभी को बताने लगे कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। उन्हें दरअसल 3 ऐसी बुल शार्क के बारे में पता चला है जिन्होंने कई सारे लोगों को खा लिया था। वो नहीं चाहते कि इस तरीके से वो शार्क सभी को खाते रहें, इसलिए उन्हें पकड़ना जरूरी होगा। अब बुल शार्क के बारे में सुनने पर एमा एकदम हंसने लगती है क्योंकि बुल शार्क साइज में छोटी हुआ करती थी। इस जगह पर तो उसने सिर्फ ग्रेट व्हाइट शार्क्स ही देखी हैं जो बुल शार्क्स को आसानी से खाकर मार देती हैं। एमा ने तो रिचर्ड को भरोसा दिलाने के लिए मिया से कहा कि वो अपने सिस्टम पर पूरे 1 महीने के जल जीवी जानवरों के चित्र दिखाए। जब वो शो किए जाते हैं तो वहाँ कोई भी बुल शार्क दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद डॉक्टर रिचर्ड एमा को अपनी बोट पर लेकर आते हैं जहाँ पर वो रिसर्च करते थे। पता चला कि रिचर्ड की टीम ने जो मरी हुई बुल शार्क पकड़ी हुई थी कुछ देर पहले, उसके दिमाग और बॉडी स्ट्रक्चर को निकालकर वो रिसर्च कर रहे हैं और उसके नतीजे आने में शायद थोड़े दिन लग जाए।
लेकिन रिचर्ड समझ चुका था कि ये बुल शार्क एकदम अलग हैं, इसलिए वो एमा और उसकी टीम को वार्न करता है कि फिलहाल के लिए तुम सब पानी में जाकर रिसर्च मत करो, जब तक कोई भी श्योरिटी नहीं मिल जाती तब तक तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन एमा, जो एक बहुत बहादुर एक्सप्लोरर थी, वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। वो कहने लगी कि मैं अंधविश्वासों पर नहीं, सिर्फ फैक्ट पर बात करती हूँ, जिसका मतलब साफ था कि वो बिल्कुल भी रुकने नहीं वाली। अब अगले दिन एमा के कहने पर रिचर्ड और उसकी पूरी टीम मेंबर्स पानी में एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें जानना था कि आखिर बुल शार्क यहाँ पर मौजूद भी हैं कि नहीं। रिचर्ड के कुछ साथी हर एक जगह पर नजर रखे हुए थे। वहीं एमा कई सारे सेंसर्स अलग अलग जगह पर लगा रही होती है ताकि मिया के डिजिटल रडार सिस्टम का रेंज बढ़ा सके। सभी अपना नॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे और कुछ अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन तभी एमा जब चट्टान के दूसरी तरफ जाती है तो वहाँ ग्रेट व्हाइट शार्क्स की डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। उन्हें इतनी बुरी तरीके से खाया गया होता है कि कोई सोच नहीं सकता। ये बातें एमा बाकी मेंबर्स को जैसे ही बताती है, तभी मिया ने अपने रडार सिस्टम पर नोटिस किया कि कोई बुल शार्क उनकी तरफ बढ़ रही है और उसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा थी। सभी एकदम चौकन्ने हो गए। इवन एमा भी रिचर्ड के पास चली आती है। वो जब देख रहे थे तो पता चला उनका एक साथी उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस साथी की आधी बॉडी खत्म हो चुकी होती है, यानी किसी शार्क ने उसे बुरी तरीके से खा लिया था। ये पूरा मंजर इतना डरावना था कि उन्हें जल्द से जल्द ऊपर आना पड़ा। इससे सभी इतना तो समझ चुके होते हैं कि पानी के अंदर सच में बुल शार्क मौजूद हैं। लेकिन बेचारी एमा को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि बुल शार्क तो साइज में छोटी होती हैं, आखिर वो अपने से दुगनी ग्रेट व्हाइट शार्क्स को कैसे खा ले रही हैं। अब तक एमा ने जिन चीजों के ऊपर पढ़ाई की थी, ये उससे एकदम उल्टा ही हो रहा था। इस मोमेंट पर शायद रिचर्ड को कुछ पता होता है, लेकिन फिलहाल उसने एमा और बाकी मेंबर्स से ये बात रिवील नहीं की और सिर्फ इतनी एडवाइस दी कि जब तक श्योरिटी ना मिल जाए कोई पानी में नहीं जाएगा। रिचर्ड अपनी टीम के साथ यही डिसाइड करता है कि उन्हें शार्क्स को खत्म करना होगा, नहीं तो वो बुल शार्क समुद्र में रहने वाले हर एक जीव को मार देंगी। रिचर्ड के भी चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब शॉ जब एमा से बातचीत कर रहा था तो वो साफ कह देता है कि उसे डॉक्टर रिचर्ड पर भरोसा नहीं है। वो जरूर कुछ ऐसी चीज करेंगे जिसमें हम सब फंस जाएं। इन बातों से एमा भी अब रिचर्ड के ऊपर शक करने लगी, इसीलिए वो अपने टेक्नीशियन स्पेंसर से कहती है कि वो उस ट्रैकर को ट्रेस करे जो कि एमा ने उसके लेबोरेटरी में देखा था, यानी कि ये एक्चुअल में उस शार्क के ऊपर लगा होता है जो डॉक्टर रिचर्ड ने यहाँ आने से पहले पकड़ा था। अगर ये पता चल जाए कि वो मरी हुई शार्क किस जगह से आई है तो हो सकता है कि वो इस बारे में कुछ कर पाए। ये सारी बातें हो ही रही थी तभी डॉक्टर रिचर्ड ल्यूकस के साथ वहाँ पर आ गए। उन दोनों का साफ कहना था कि हमें उन बुल शार्क्स को मारना होगा, नहीं तो वो बाकी शार्क्स को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए रिचर्ड और ल्यूकस यही बताते हैं कि हम उन बुल शार्क्स को एक एक करके मारेंगे। सबसे पहले हमें पानी में जाकर उन्हें आकर्षित करना होगा खून की मदद से, और फिर नुकीले हथियार और बेहोशी की दवा से उन्हें अनकॉन्शियस कर देना है। यानी कि डॉक्टर रिचर्ड को उनके ऊपर रिसर्च भी करनी थी और उनकी बनावट जाननी थी। वो तो मिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपने रडार सिस्टम की मदद से उन्हें लोकेशन बताती रहे। अब ये सारी बातों के लिए एमा भी राजी हो गई थी, क्योंकि उसे भी बाकी जानवरों की चिंता होती है। तो अब अच्छी तरीके से प्लान फिक्स करने के बाद वो निकल पड़े थे अपने मिशन के लिए। हमें स्पेंसर दिखाया गया जो रिचर्ड की शिप के अंदर जो लेबोरेटरी थी उसे एक मैप मिला जहाँ पर वो मरी हुई शार्क गई थी पहले। ये सब वो नोट कर लेता है, शायद आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट काम आए। यहाँ पानी के अंदर रिचर्ड और ल्यूकस आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों के पास नुकीले वेपन होते हैं और जैसे ही बुल शार्क दिखेगी वो फायर कर देंगे। वो दोनों अपनी पोजीशन पर थे ही। तभी मिया ने स्क्रीन पर देखकर बताया कि एक बुल शार्क रिचर्ड के पीछे आ रही है, उसे तुरंत चौकन्ना रहकर अपने पीछे वार करना चाहिए। रिचर्ड बेचारा तुरंत ही पीछे मुड़ता है और उसे फायर तो कर देता है, लेकिन वो बुल शार्क इतनी तेज थी कि वो डॉज कर लेती है। अब वो सीधा रिचर्ड की तरफ बढ़ रही थी और लगता है कि रिचर्ड मर जाएगा, लेकिन तभी एमा जो ऊपर की तरफ थी वो किनारे पर आती है और निशाना लगाकर बेहोश करने वाली ये गन उस शार्क के ऊपर मार देती है। इससे होता ये है कि शार्क रिचर्ड तक पहुंच गई और उसे मुंह में पकड़ लेती है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो गई थी। ल्यूकस अब जैसे तैसे रिचर्ड को पकड़कर बाहर निकालता है और उस शार्क को भी नेट के अंदर फंसा लिया गया, यानी वो उसे शिप पर लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर रिचर्ड को थोड़ी चोट तो लगी होती है, लेकिन उनकी जान बच गई, यही इंपॉर्टेंट बात है। उनके पास तो अब शार्क मौजूद थी, यानी वो थोड़ी अपनी रिसर्च कर ही सकते हैं। हमें तो अब उस फिशिंग एरिया में मौजूद एक मछुआरा दिखाई देता है जो रहता था अपनी वाइफ के साथ। फिलहाल तो वो मछलियाँ पकड़ रहा होता है थोड़ी दूरी पर जाकर। अचानक उसके कांटे में कोई फंस गया होता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब वो नहीं निकल रहा था तब मछुआरे को लगा कि शायद उसका कांटा किसी एंकर में फंसा हुआ है, इसलिए वो तुरंत गोता लगा देता है उसे निकालने के लिए।
थोड़ी देर तक वो नीचे तो गया, लेकिन अचानक उसे हलचल दिखाई दी। पता चला कि दूसरी बुल शार्क के अंदर ये कांटा फंस गया है और वो बिना देरी किए मछुआरे पर झपट्टा मारकर उसे खा जाती है। यानी देख रेख करने वाला वही एक मछुआरा था उस फिशिंग यार्ड का, वो भी बेचारा वहीं खत्म हो गया। वहाँ शिप के ऊपर शार्क तो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। रिचर्ड को डर था कि कहीं बाकी दोनों बुल शार्क हमला न कर दें। अब हमें उस फिशरमैन की वाइफ दिखाई जाती है जिसे अपना हस्बैंड बोट पर दिखाई नहीं दे रहा था। उसे थोड़ी चिंता होने लगी, इसलिए वो बोट लेकर आती है, लेकिन उसका हस्बैंड तो उस जगह था ही नहीं। जैसे तैसे जब वो जाल ऊपर खींचती है तो उसके हस्बैंड का कटा हुआ हाथ वहाँ पर था। यानी इससे इतना क्लियर हो गया है कि शार्क ने उसे भी खा लिया है। तो अब एकदम हैरान रह गए थे कि कैसे ये बुल शार्क इंसानों को भी मारते जा रही हैं इतनी बुरी तरीके से। अब स्पेंसर ने तो उस ट्रैकर को ट्रेस किया जो कि मरी हुई शार्क के ऊपर था, और एक माइंड मैप बनता है कि आखिर वो कहाँ से आई थी। सभी जब अच्छी तरीके से देख रहे थे तो ये पास ही वाले एक आइलैंड से होता है जहाँ कई साल पहले एक रिसर्च लेबोरेटरी हुआ करती थी। उस लेबोरेटरी में धमाके हुए और वो इलीगल घोषित होकर बंद हो गए। यानी इसका मतलब साफ है कि ये सारी शार्क उसी लेबोरेटरी से यहाँ पर आ रही हैं, और जरूर उनके ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट तो किए ही गए होंगे। एमा गुस्से में सीधा रिचर्ड के पास आती है अपने सवालों का जवाब पता करने के लिए, क्योंकि इतना तो समझ में आ चुका है कि रिचर्ड कुछ छुपा रहा है। अब वो बात करने जाते इससे पहले पता चला कि बाकी दोनों बुल शार्क भी वहाँ पर आ चुकी हैं। वो दोनों बुल शार्क यहाँ आ चुकी हैं और वो शिप को डुबाने का ट्राई कर रही हैं। ये इसलिए ताकि वो पकड़ी गई शार्क को बचा सके। उनका हमला इतना तेज था कि कई मिरर्स तो टूटने भी लगे होते हैं। डॉक्टर रिचर्ड और सभी लोग जब ऊपर आ गए तो आखिरकार रिचर्ड ने एक नुकीला हथियार लिया और पकड़े गए शार्क की तरफ मारने का इशारा किया। बाकी दोनों बुल शार्क जो पानी में थी वो सब ये देखकर समझ रही होती हैं। इस वजह से वो वापस चली जाती हैं बिना कुछ नुकसान पहुंचाए। अब उन बुल शार्क्स के अंदर इस तरीके की समझने की क्षमता देखकर सभी दंग रह गए थे। सब जवाब चाहते थे कि आखिर ये किस टाइप के शार्क्स हैं जो इंसानों जैसे सोचते हैं और समझते हैं। एमा तो रिचर्ड को सब बताने के लिए कह रही थी। रिचर्ड ये कहने लगा कि ये सारी शार्क जेनेटिकली म्यूटेटेड हैं। इनके दिमाग इस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि वो किसी इंसान को रिप्लेस कर दें। ये सब कई साल पहले उस आइलैंड पर मौजूद अजीब सी लेबोरेटरी के अंदर हुआ था, जो कई सारी अलग अलग प्रजाति के शार्क के दिमाग को कंबाइन करते और इंसानों के डीएनए उसके अंदर डालकर उनकी दिमाग की क्षमता बढ़ाते। ये सारी चीजें पहले तो एक एक्सपेरिमेंट थी, लेकिन बाद में जब इसके रिजल्ट मिलने लगे तो सभी शार्क एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और लेबोरेटरी को ही खत्म कर दिया। हेला नाम की सबसे पहली शार्क जो उन्होंने पकड़ी थी वो सबसे ज्यादा म्यूटेटेड होती है, और ये जो 3 एक्स्ट्रा शार्क हैं वो हेला के बच्चे हैं, वो भी पूरी तरीके से म्यूटेटेड हैं। रिचर्ड ये कहता है कि हेला के बॉडी पर जो ट्रैकर लगाए गए थे उससे फ्रीक्वेंसी निकलती थी, और ये जो तीनों शार्क हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी को अपनी मदर की फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं। यही रीजन था कि वो तीनों ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आ गए, और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उन्हें तीनों शार्क को खत्म करना होगा। एमा भी इतना जान चुकी थी कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब पता चला कि उन दोनों की ये सारी बातें ल्यूकस ने सुन ली थी। उसे अंदाजा लग चुका होता है कि इस ट्रैकर की मदद से ही तीनों शार्क्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। ल्यूकस तुरंत ही रिचर्ड से वो ट्रैकर ले लेता है, और फिर ये रिवील हुआ कि डॉक्टर रिचर्ड ल्यूकस के लिए काम करते थे। यानी इस जगह का बॉस एक्चुअल में ल्यूकस है, और जैसा ल्यूकस कहेगा वैसा ही होगा। एक्चुअल में ल्यूकस को इसीलिए हायर किया गया था ताकि वो उन म्यूटेटेड शार्क्स को ढूंढ ले और सालों पहले बंद हुई रिसर्च को वापस से कंटिन्यू करे। एक तरीके से ये बर्बादी की शुरुआत थी इंसानों और जल जीवी जानवरों की, क्योंकि अगर म्यूटेटेड शार्क की संख्या बढ़ती रही तो उन्हें मारना एकदम से नामुमकिन हो जाएगा। अब ल्यूकस अपने आदमियों के पास आता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि कंपनी ने साफ कहा था कि यहाँ पर सबूत बचने नहीं चाहिए, और जिन लोगों को इन शार्क्स के बारे में पता है उन्हें भी खत्म करना होगा। तो इसीलिए ल्यूकस अपने आदमियों को पानी के अंदर भेजता है कुछ काम करने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें शॉ और स्पेंसर ने देख ली थी। शॉ को तो ल्यूकस के ऊपर शक भी होने लगा था, इसलिए वो दोनों एक ड्रोन की मदद से उन दोनों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि ल्यूकस के आदमी चट्टानों पर माइंस लगा रहे हैं, और ये माइंस इतने ज्यादा पावरफुल थी कि काफी बड़ा धमाका कर सकते हैं। शॉ तो एमा और अपने सभी साथियों को बुलाकर कहता है कि हमें उन्हें रोकना होगा, क्योंकि उस धमाके से यहाँ पर इतनी बड़ी सुनामी आएगी कि ये पूरा फिशिंग यार्ड पानी के अंदर डूब जाएगा। ये ल्यूकस क्यों कर रहा है फिलहाल तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। एमा तो ये बातें करने के लिए रिचर्ड के पास चली जाती है, पर रिचर्ड को तो ये सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं था। थोड़ी देर में वहाँ ल्यूकस आ गया और उसने अपने साथियों की मदद से गन निकाली और पूरे फिशिंग यार्ड को डिस्ट्रॉय करने लगा। यानी कि वो अपने इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा था। सामने जो भी आता वो उसे मारकर साइड में हट जाता। यानी इस जगह को डिस्ट्रॉय करने का काम वो बड़े अच्छी तरीके से कर रहा था। एमा और रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ल्यूकस के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया था।
लेकिन फिर भी एमा अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने लग जाती है। ल्यूकस ने एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे एमा पानी में जाकर गिरी। एमा को तो कई जगहों पर चोट भी लगी होती है। अचानक अब उस जगह पर उनमें से एक बुल शार्क आ चुकी होती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। शॉ देख पा रहा था कि वो शार्क सीधा स्पेंसर और मिया की तरफ बढ़ रही है जो एक कमरे के अंदर फंसे हुए हैं, यानी वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एमा भी जैसे तैसे पानी से बाहर निकलती है और शॉ के पास आती है। शॉ ने उसे साफ बता दिया कि जैसे ही ल्यूकस अपनी बोट लेकर एक डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो वो बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देगा जिससे ये पूरी जगह पानी के अंदर चली जाएगी, यानी सबसे पहले उन सारे बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट करना होगा। एमा अब ये चीज करने के लिए पानी में चली जाती है। वहीं शॉ निकल पड़ा स्पेंसर और मिया को बचाने के लिए। थोड़ी तबाही होने के कारण वहाँ पर आग लग चुकी थी जिससे कि आसानी से जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां पर नॉर्मल शार्क नहीं बल्कि म्यूटेटेड शार्क हम पर हमला कर रहे हैं तो इससे बचने के लिए तो कोई अलग ही टेक्निक अपनानी होगी। यूजुअली ऐसी तरीके के खूंखार शार्क पर हमला करना एकदम बेवकूफी होती है। जैसे कि हमने पहले भी गाइड किया है कि उन शार्क के सेंसिटिव पार्ट्स पर हमला करना चाहिए, लेकिन इस केस में ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हमें एक ही चीज करनी है कि उन म्यूटेटेड शार्क्स को अपने से दूर रखना है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड की, यानी अगर हम उस साउंड को शार्क के पास बजाएंगे तो वो हमारे पास आने के बजाय दूर भाग जाएगी। ये टेक्निक तो किसी भी जानवर पर अप्लाई करती है। अगर आपको बचना है और बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है तो एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड की डिवाइस अपने साथ कैरी कीजिए जो जमीन और पानी दोनों में ही चले। ये साउंड्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टफुल होते हैं जो जानवरों को एकदम पागल कर देते थे। यानी अब जब भी शार्क अटैक करने के लिए आएगी तो हमें यही यूज करना है। लेकिन यहाँ लग नहीं रहा था कि शॉ और उसके साथियों के पास ये डिवाइस मौजूद है। फिलहाल एमा अब पानी के अंदर चली गई उन बॉम्ब्स को लेने के लिए और वहीं शॉ बाकियों को बचा रहा था। हमें अब रिचर्ड दिखाया गया जिसे ल्यूकस कह देता है कि अगर तुम उनके साथ रहोगे तो मरोगे, अगर मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें काफी पैसे दिलाऊंगा। बट रिचर्ड एमा का साथ देता है और वहाँ से कूद जाता है, लेकिन उसकी नसीब इतनी बेकार थी कि एक बुल शार्क झपट्टा मारती है और रिचर्ड को पकड़ लेती है। यानी बेचारा रिचर्ड भरी जवानी में मारा गया। एमा को उससे दुख होता है लेकिन अभी भी वो अपने मिशन पर थी। ल्यूकस अब उस जगह से सीधा शॉ के पास आया और अपनी गन नीचे रखकर उससे हैंड टू हैंड फाइट करता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई लेकिन ल्यूकस के पास अपर हैंड था। वो शॉ को एकदम घायल करके अपने दूसरे आदमी को उसे मारने के लिए कह देता है, लेकिन अब शॉ उसके आदमी पर भारी पड़ गया था। वो उसे बहुत डैमेज देता है और जब वो पानी वाले इलाके पर आए तो शॉ ने बड़ी चालाकी से उसे पीछे कर दिया और एक शार्क आकर ल्यूकस के आदमी को खा लेती है। पता चला कि स्पेंसर और मिया जिस जगह पर फंसे हुए हैं वहाँ भी दूसरी शार्क आ गई है। वो दोनों तो ऊपर वाले हिस्से पर जा रहे थे लेकिन स्पेंसर के पैरों को उस शार्क ने पकड़ लिया। नीचे खींचकर वो उसे मार देता है। बेचारी बची हुई थी मिया जो एक जगह पर रुकी होती है और वो शार्क वहीं पर घूम रही थी। शॉ भी जब तक वहाँ गया तो वो पूरा घर पानी में डूब चुका होता है। यानी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि स्पेंसर और मिया मर गए। अब एमा ने तो पानी में लगाए गए बॉम्ब्स निकाल लिए होते। उसने तो वो ट्रैकर भी अपने पास रख लिया था जिससे वो शार्क अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन ल्यूकस का एक आदमी पानी में उस पर झपट्टा मारता है और उसे ऊपर खींचता है, लेकिन एमा द्वारा ट्रेनिंग दी गई एक शार्क उसकी मदद करती है और उस दूसरे आदमी को मार देती है। पता चला कि दो बुल शार्क भी वहाँ आ चुकी हैं, लेकिन एमा ने वो बॉम्ब निकालकर उनके सामने रख दिया। वो शार्क इसलिए रुक गई क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक बॉम्ब है और अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो उससे नहीं बच सकते। यही रीजन की वजह से वो अटैक नहीं कर रही थी। एमा तुरंत ही शॉ से कांटेक्ट करती है और इन शार्क का ध्यान भटकाने के लिए बोलती है। शॉ ल्यूकस के एक मेंबर की डेड बॉडी उठाता है और उससे दो डिस्ट्रॉय होने वाली मशीन निकालकर उसे पानी में फेंक देता है। खून फैलने की वजह से दोनों बुल शार्क उस पर अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसे खा जाती हैं। एमा भी अब उस जगह से निकलकर सीधा शिप की तरफ आ गई जो ल्यूकस की थी, यानी उसने बॉम्ब वहीं पर फिट कर दिया है। वो जल्द से जल्द वापस शॉ के पास आती है और वो रेडी थे अपने प्लान में आगे बढ़ने के लिए। ल्यूकस जो अपनी शिप लेकर थोड़ी दूरी पर आ चुका था उसने अब बॉम्ब का बटन दबा दिया, लेकिन बॉम्ब्स उसके शिप में लगे होने के कारण पूरी शिप ही उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो वहीं पर डूबकर मारा गया। वो दोनों बुल शार्क्स थी वो अपने बचे हुए साथी को भी छुड़ा लेती हैं, यानी अब वो आजाद हैं और जिसे चाहे उसे मार सकती हैं। शॉ तो अब बचे हुए साथियों को लेकर यही कह रहा था कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम उन शार्क्स को नहीं हरा सकते क्योंकि वो काफी म्यूटेट हो चुकी हैं। लेकिन एमा ऐसा नहीं करती है। उसे पता था कि इन्हें खत्म करना जरूरी है, नहीं तो ये अपनी आबादी और बढ़ाती रहेंगी। एमा के पास एक प्लान होता है जो शॉ और उस फिशरमैन की वाइफ से बताती है। उसने तो उन शार्क्स की मदर का वो ट्रैकर ऑन कर दिया था और एक ड्रोन के ऊपर रख दिया होता है।
थोड़े ही देर के अंदर तीनों बुल शार्क उसे सेंस करके वहाँ आ जाती हैं। शॉ भी रेडी था कुछ एक्सप्लोजिव्स को लेकर उन पर फायर करने के लिए। अब ये प्लान कंप्लीट हो पाता है इससे पहले वो ड्रोन जाल में फंस गया होता है, जिस वजह से शार्क पास नहीं आ रही थी। उस मोमेंट पर शॉ हिम्मत दिखाता है और खुद पानी में कूदकर उस ड्रोन को बाहर निकाल देता है, लेकिन उसे नहीं अंदाजा था कि तीनों शार्क ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, यानी उसका बचने का अब कोई रास्ता ही नहीं है। शॉ को पता था कि ये उसका अंत है और जैसे ही दो शार्क उसकी तरफ बढ़ रही थी वो उनके ऊपर फायर कर देता है। वहाँ इतना बड़ा धमाका हुआ कि दोनों शार्क के साथ शॉ भी मर चुका था, यानी अब बची है सिर्फ एक बुल शार्क। एमा को अपने साथी के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन अब वो बची हुई एक शार्क को भी खत्म करके रहेगी। एमा भी अब बिना डरे पानी में कूद जाती है और अब शायद बची हुई बुल शार्क को उसकी लोकेशन पता भी चल गई थी। एमा को अब पता था कि वो कैसे इस शार्क को मार सकती है, इसीलिए वो पानी में मौजूद एक कंप्रेसर मशीन के पास जाने लगी। उसे पता था कि शार्क उसके करीब जरूर आएगी, इसलिए अब वो बिना मशीन को ऑन किए उसके अंदर चली जाती है और शार्क उसे खाने आई तो वो उस मशीन के अंदर ही फंस गई। पर फिलहाल अभी वो मशीन बंद होती है, जिसे एमा को दरवाजा ओपन करके बटन दबाने होंगे। शार्क पूरी कोशिश कर रही थी कि एमा को अपने दांतों में फंसा ले, पर एमा जैसे तैसे उस बटन को ऑन करती है तो वो मशीन पानी में चली गई थी। उसे बटन को प्रेस करते रहना होगा। अब शार्क एमा के बहुत क्लोज पहुंच चुकी थी, लेकिन वो हार नहीं मानती और उस बटन को दबा देती है। पता चला कंप्रेसर मशीन चालू होने से पूरी शार्क एकदम से पिघल गई है। उसके बॉडी पार्ट्स भी बाहर आने के बाद वो मर जाती है। एमा अभी भी पानी के नीचे फंसी हुई थी, जिससे कि उस फिशरमैन की वाइफ ने बाहर निकाल दिया, यानी आखिरकार उसने तीनों म्यूटेटेड शार्क को खत्म कर दिया होता है। अब वो फिशरमैन की वाइफ उसे सिटी की तरफ लेकर जा रही होती है और एमा अपने सारे मरे हुए साथियों के लिए याद कर रही थी। अचानक पता चला कि लकड़ी के टुकड़े के अंदर से मिया बाहर निकल रही है। एमा जैसे तैसे मिया को अपनी बोट पर ले लेती है और पता चला कि जब शार्क ने हमला किया था तो मिया ने अपने आप को इस कबर्ड के अंदर बंद कर लिया होता है। इस वजह से ही आज उसकी जान बच पाई है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा सहमे हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो चीजें एक्सपीरियंस की हैं वो तो अपनी पूरी जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। पर एमा और मिया को इस बात की खुशी थी कि म्यूटेशन अब एकदम से रुक चुका है, यानी अब कोई भी शार्क इस तरीके की पैदा नहीं होगी। अब पानी में तो एक ग्रेट व्हाइट शार्क थी जिससे कि एमा ने ट्रेनिंग दी होती है। वो भी बाहर निकलकर एमा को शायद गुड बाय कह रही थी। एमा और मिया अपने साथ ये बुरा एक्सपीरियंस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।